मनीष तिवारी जी को पार्टी ने जितनी अहमियत दी कांग्रेस ने, और हम तो ये कह ही नहीं सकते कि वो बीजेपी के आइडियोलॉजी के बंदे हो सकते हैं, क्योंकि एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, दोनों के प्रेसिडेंट रहे, लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फिर उसके बाद उनकी सहूलियत के हिसाब से पहले वो लुधियाना से एमपी थे, फिर उनको आनंदपुर साहब से एमपी बनाया कांग्रेस ने, जो सीट चाहे वो दिया उनको। कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी शायद वो मंत्री थे। अब अगर वैसे लोग भी अगर आज की पार्टी में अगर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो मीन्स इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गेम है पीछे से। केजरीवाल साहब का मामला थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है, पहली बात कि केजरीवाल साहब का टकराव सिर्फ दिल्ली में बीजेपी से है, पंजाब में नहीं है बीजेपी से। पंजाब में उनका सीधा टकराव कांग्रेस से। और केजरीवाल साहब के अगर आज की डेट में बीजेपी के साथ अगर वो कोई अलायंस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनके 3 से 4 लीडर ऑलरेडी बेचारे जेल में बैठे हैं। और उनका ख्याल किए बिना अगर केजरीवाल साहब भाजपा के साथ कोई इनर खाते अलायंस करते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि मुझे भाजपा जेल न भेजे, तो केजरीवाल साहब की राजनीति पे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। विपक्ष तो आपस में भिड़ रहा है, तलवारें खींचे हुए। पहले नीतीश कुमार भाग गए, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक टसल हुआ पड़ा है सीटों को लेकर। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी कई आरएसएस के स्लीपर सेल हैं जिनको ईडी की चिट्ठी दिखा दी जाती है, नोटिस ऐसे धीरे से दिखा दिया जाता है तो दुबक के तुरंत कांग्रेस से जो बातचीत होती है उसको ड्रिल करने में लग जाते हैं। तो ये जो ईडी नाम की जो एक संस्था का जो ये जो चिट्ठी जो दिखाई जाती है ना, तो उससे बड़े लोग घबरा जाते हैं। बीजू जनता दल लोकसभा की ज्यादा सीटें भाजपा के लिए छोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा में ज्यादा सीटें छोड़ देगी बीजू जनता दल के लिए। बीजू जनता दल और तेलुगु देशम जो आंध्र प्रदेश की एक इम्पोर्टेंट पार्टी है और जो एक इम्पोर्टेंट पार्टी उड़ीसा की है, बीजू जनता दल लंबे समय से उड़ीसा में शासन कर रहा है। ये दोनों को एनडीए में लाने की तैयारी हो रही है और लगभग बात बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरुआत में इसकी शायद घोषणा औपचारिक रूप से हो जाएगी। कैसा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव और चुनाव के बाद जो परिणाम और उसके बाद की राजनीति। बीजेपी का फैलता एनडीए परिवार और कांग्रेस का सिकुड़ता इंडिया परिवार, क्या है इसके मायने, ये समझने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। इस बीच कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में मलाई चापने के बाद बीजेपी में जा चुके हैं और कुछ टीम 23 आपने सुना ही होगा, कुछ लाइन में है कि तुम चलो तब तक मैं आता हूं, कुछ लाइन में अभी भी है। सवाल यह है कि भाजपा जो कि अपने आप में एक शक्तिशाली पार्टी है और उसके ही सांसद इतने हैं कि वो सरकार चला सकती है, फिर भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक पहले, इंडिया का एक अलायंस जयंत चौधरी एनडीए में शामिल। अभी बीजू जनता दल और चंद्रबाबू नायडू ये हैं। ऑलरेडी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तो एनडीए में है ही पहले से ही। कई और छोटे छोटे दलों पर बीजेपी की नजर। कैसा होगा लोकसभा का चुनाव 24 का और इंडिया के पास क्या होगा विकल्प, कैसे काउंटर करेगी, कैसे चुनौती देगी एनडीए अलायंस को, चर्चा इसी पे जाए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताएं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और पिछले 10 सालों में जो बीजेपी का एक जो इमेज बना था कि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहती है बीजेपी और नॉर्थ साउथ डिवाइड के एलिगेशन लगा और जिस ढंग से दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, खास करके स्टालिन जैसे लोगों ने खोला और ये कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे तोड़ के बीजेपी अपने में उसका विलय करा रही है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। तो
इस इमेज को बीजेपी से बदलने की कोशिश में लगी हुई है। उसका कारण है कि जमीन खिसकी है भाजपा की, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना शायद सरकार ना बने। बेशक वो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत और जो फील्ड की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आरएसएस के इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। और एक रणनीति ये तय करने की सूचना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो एक एनडीए का जो कंसेप्ट था, उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी जाए और जो पुराने जो सहयोगी थे उनको साथ में जोड़े, क्योंकि कई सहयोगी टूटे भी, जैसे बीच में उद्धव ठाकरे टूट गए थे, फिर नीतीश कुमार टूट गए थे। दो बड़े एनडीए के घटक जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो बीच बीच में टूटे। और ये तब टूटे जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के टॉप पोस्ट पे आसीन हुए, प्राइम मिनिस्टर बने वो, और उसके बाद नीतीश कुमार भी छोड़ के गए, 2 बार गए, मतलब कि फिर वापस आ गए, उद्धव ठाकरे छोड़ के गए। इवन कि आप देखिए कि डीएमके भी किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी, बाद में वो डीएमके इधर चली गई थी, आपको याद है, यूपीए में भी आ गई थी, लेकिन उससे पहले अटल बिहारी की गवर्नमेंट में भी डीएमके साथ में थी। तो इस तरह का जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का जो एक बीजेपी का जो एक रणनीति थी, लार्जर एनडीए, क्षेत्रीय दलों को साथ में लेके चलना, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में दोबारा अपनाने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए इसका कारण यही है कि जमीन खिसक रही है। तभी एक जयंत चौधरी जैसे एक छोटे से दल, जिनका 4 जिलों में प्रभाव है, उनको साथ में लाने की पूरी कोशिश हुई। हालांकि अभी तक वो कह रहे हैं कि घोषणा के अभी तक उन्होंने ये जरूर संकेत दिया है कि एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाने के लेकर अभी खुली घोषणा उन्होंने नहीं करी है। और इमीडिएट बिहार में भी चूंकि अति पिछड़ा का कार्ड जब नीतीश कुमार ने खेला और जो जनजाति जनगणना हुआ, तो फटाफट उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, फटाफट चरण सिंह को भारत रत्न दिया, ताकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके अति पिछड़ों के वोट में सेंध लगाया जाए, नीतीश कुमार को लाया जाए इधर, फिर इधर जयंत चौधरी को लाया जाए। तो इस तरह की घोषणाएं फटाफट नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। अब ये जो सूचना मिल रही है कि बीजू जनता दल और तेलुगु देशम, जो आंध्र प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट पार्टी है और जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी उड़ीसा की है, बीजू जनता दल लंबे समय से उड़ीसा में शासन कर रहा है, ये दोनों को एनडीए में लाने की तैयारी हो रही है। और लगभग बात बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है, और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरुआत में इसकी शायद घोषणा औपचारिक रूप से हो जाएगी। एक सूचना और भी है उसमें, अब देखिए वो कितना प्रैक्टिकली वो संभव हो पाता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो दोनों दलों को एक मौका देने के लिए कि जनता के बीच अपना फेस दिखाएं कि भैया अभी तक तो ये विरोध कर रहे थे कि हम अलग चल रहे हैं, तो क्यों बीजेपी के साथ गए। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए सूचना मिल रही है कि बिजू पटनायक को भारत रत्न दिया जाएगा और इसी तरह से एनटीआर को भारत रत्न दिया जाएगा, ताकि चंद्रबाबू नायडू जस्टिफाई कर सके एनडीए में जाने के लिए, और इधर नवीन पटनायक एनडीए में जाने के लिए जस्टिफिकेशन दे सकें कि उन्होंने बहुत ही वाजिब सम्मान दिया। जैसे जयंत चौधरी जस्टिफाई कर रहे हैं कि चरण सिंह को सम्मान दिया है, तो हम कैसे से इनकार कर सकते हैं कि हम एनडीए में न जाए। जैसे कर्पूरी ठाकुर का सम्मान दिया, तो नीतीश जी कैसे इनकार कर सकते हैं एनडीए में जाने से। तो एक मतलब कि ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इनको वापस लाया जाए, और वापस लाने से पहले कुछ ऐसी घोषणाएं की जाए ताकि इनको आने में दिक्कत ना हो। देखिए जो उड़ीसा का बड़ा दिलचस्प मामला है। उड़ीसा का 2 तरह से 3 तरह से दिलचस्प मामला है। नवीन पटनायक बहुत लंबे समय से शासन कर रहे हैं और उनके खिलाफ वहां पे इस समय एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज है, और जिस ढंग से वो अपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, वो रिजाइन देके बीजू जनता दल के सीनियर पदाधिकारी बैठ गए हैं, तो पार्टी के कैडर में भी रिवोल्ट है। और वो अधिकारी चूंकि तमिल मूल के हैं, तो उड़िया लोगों में एक वो भी अनरेस्ट है कि क्या बीजू जनता दल का नेतृत्व एक तमिल भाषी करेगा उड़िया भाषी के बजाय। वैसे में जब बीजू जनता दल को ये लगने लगा है कि जमीन खिसक रही है, तो वैसे में ये तय हुआ है, जो मेरी जानकारी है, कि बीजू जनता दल लोकसभा की ज्यादा सीटें भाजपा के लिए छोड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा में ज्यादा सीटें छोड़ देगी बीजू जनता दल के लिए। अब अभी की वर्तमान स्थिति ये है, क्या है कि लोकसभा में बीजू जनता दल के पास 12 सीटें हैं और भाजपा के पास 8 सीटें हैं, जो उड़ीसा में जो चुनाव हुआ है।
और विधानसभा के अंदर बीजू जनता दल के पास जो है वो जो सीटें हैं वो है मेरे हिसाब से मतलब भाजपा के पास टोटल 22 एक सीटें हैं और 112 सीटें बीजेडी के पास है। कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं। तो बीजेपी जनता दल पिछली बार अकेले लड़ी थी, तब भी 112 सीटें बीजेडी को आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार चूंकि उनको लग रहा है कि जमीन पे दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 16 सीटों पे लड़ेगी, टोटल 21 में से, और 5 सीट पे बीजू जनता दल लड़ेगा। और विधानसभा में बीजू जनता दल 105 या 106 सीटों पर लड़ेगा और रेस्ट सीटों पे भाजपा लड़ेगी। टोटल 145-40 सीटें हैं उड़ीसा के अंदर। तो यानी कि विधानसभा टोटली भाजपा ने छोड़ दिया बीजू जनता दल के लिए, और बीजू जनता दल ने लोकसभा भाजपा को छोड़ देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्लान करके चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय भाजपा की इकाई इस बात से परेशान है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनको लगेगा कि बहुत सारी सीटें समझौता में बीजेडी के पास जा रही है, तो वो कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। ऐसे ही बीजू जनता दल के नेताओं को लगेगा कि 15 सीटें 16 सीटें अगर लोकसभा में भाजपा को ही चली जाएगी, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब लेकिन चूंकि ये है कि कांग्रेस ने प्रचार भी करना शुरू कर दिया है कि तो पिछले 10 सालों से इनकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, ये तो आपस में फिक्स करके गेम खेलते हैं, तो ये समझौता तो होना लाजमी है। तो और आप देखिए कि नवीन पटनायक टाइम टू टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को राज्यसभा में मदद करते रहे, लोकसभा में मदद करते रहे तमाम बिलों में। तो ये समझौता लगभग माना जा रहा है कि तय ही है, और एक ग्रेटर एनडीए बनाने की, बड़ा एनडीए का जो पहले जो एक था उसको बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। संजीव जी, अभी अरविंद केजरीवाल का भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा जी कि 2029 में भाजपा मुक्त करेंगे। हाँ। तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से 2024 का पिच उनको खेलने के लिए छोड़ रहे हैं क्या? देखिए सर, ये कल विधानसभा में भाषण के दौरान उन्होंने बोला है, जब विश्वास मत शायद हासिल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है। देखिए, जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की हालत है, तो एक परसेप्शन तो है ही, हम में आप में भी परसेप्शन बन जाता है कि बीजेपी आ रही है, क्योंकि विपक्ष तो आपस में भिड़ रहा है, तलवारें खींचे हुए। पहले नीतीश कुमार भाग गए, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक टसल हुआ पड़ा है सीटों को लेकर। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी कई आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, जिनको ईडी की चिट्ठी दिखा दी जाती है, नोटिस ऐसे धीरे से दिखा दिया जाता है, तो दुबक के तुरंत कांग्रेस से जो बातचीत होती है उसको ड्रिल करने में लग जाते हैं। तो ये जो ईडी नाम की जो एक संस्था का जो ये जो चिट्ठी जो दिखाई जाती है ना, तो उससे बड़े लोग घबरा जाते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप वो बहन जी का, मुलायम सिंह के यादव जी के बेटे के मामले से अगर देखेंगे, तो केजरीवाल साहब का मामला थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है। पहली बात कि केजरीवाल साहब का टकराव सिर्फ दिल्ली में बीजेपी से है, पंजाब में नहीं है बीजेपी से। पंजाब में उनका सीधा टकराव कांग्रेस से। और केजरीवाल साहब के अगर आज की डेट में बीजेपी के साथ अगर वो कोई अलायंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनके 3 से 4 लीडर ऑलरेडी बेचारे जेल में बैठे हैं। और उनका ख्याल किए बिना अगर केजरीवाल साहब भाजपा के साथ कोई इनर खाते अलायंस करते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि मुझे भाजपा जेल न भेजे, तो केजरीवाल साहब की राजनीति पे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, 3 बड़े नेता जेल में हैं जो इनके साथ शुरू से रहे हैं। अब अगर वो तीनों बेचारे जेल में लंबे समय से गर्मी काट रहे हैं और केजरीवाल साहब अपनी जान बचाने के लिए अगर वो बीजेपी के लिए कोई बात करेंगे इस टंचर पे, हालांकि कहा तो जाता है कि वो बी टीम है, लेकिन देखिए सत्ता में कोई ये और बी टीम होता नहीं है। अब तो कहिए कि कांग्रेस में कितनी बी टीम भाजपा की थी जो भाग भाग के कूद के जा रही है उधर 2-2 मिनट में, तो छलांग लगाने के लिए तैयार रहते हैं कि मौका मिले, उधर से आमंत्रण मिले और ये कूद जाए इधर से। तो मेरा मानना है कि केजरीवाल साहब राजनीति के जिस पोजीशन में बैठे हैं, इस पोजीशन पे अंदर खाते थोड़ा बहुत तो इनका बचाव की रणनीति होगी, लेकिन अगर ये नरेंद्र मोदी को मदद करते हुए देखेंगे तो इनकी फ्यूचर की पॉलिटिक्स खत्म होगी। बहुत सीधी सी बात है। और फ्यूचर की पॉलिटिक्स ये खत्म होगी कि ये भी समझौता कर गया ईडी के डर से, और सारा जो बहुत ईमानदार की छवि बना रखी थी, लड़ाकू की छवि बना रखी थी, भिड़ने की क्षमता की छवि बना रखी थी, वो सब एक्सपोज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जो है
इस जंचर पे बीजेपी की मदद करेंगे। और चूंकि उनके गर्दन पे गिरफ्तारी के तलवार लटकी हुई है और या तो हेमंत सोरेन की तरह वो हिम्मत दिखाएंगे, मुझे जहां तक लगता है कि गिरफ्तारी के बाद भी एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकलेंगे, और हेमंत सोरेन की तरह नहीं होंगे और बाकी अगर डर ही जाएंगे तो बात अलग है। फिर तो राजनीति में क्या संभव है। अभी तो खबर आ रही है कि मनीष तिवारी भी जा सकते हैं कांग्रेस से भाजपा छोड़ के, कांग्रेस से भाजपा में जा सकते हैं। मनीष तिवारी जी को पार्टी ने जितनी अहमियत दी कांग्रेस ने, और हम तो ये कह ही नहीं सकते कि वो बीजेपी के आइडियोलॉजी के बंदे हो सकते हैं, क्योंकि एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, दोनों के प्रेसिडेंट रहे, लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फिर उसके बाद उनकी सहूलियत के हिसाब से पहले वो लुधियाना से एमपी थे, फिर उनको आनंदपुर साहब से एमपी बनाया कांग्रेस ने, जो सीट चाहे वो दिया उनको। कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी शायद वो मंत्री थे। अब अगर वैसे लोग भी अगर आज की पार्टी में अगर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो मीन्स इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गेम है पीछे से, और वो मनीष तिवारी जी भी कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब इस हालात में मेरा ये मानना है कि अब बीजू जनता दल हो, चाहे वो एनटीआर हो, ऐसे लोगों को, या अरविंद केजरीवाल हो, वैसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस तरह के आइडियोलॉजी पे, किस तरह के उस पे ये भारत की जनता को कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब इस तरह का कोई कमिटमेंट ही नहीं है। प्रैक्टिकली इनका जो सारा व्यवहार है इससे उल्टा दिखता है। संजीव जी, चुनाव सर्वे है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीट की अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इंडिया के सूत्रपात करने वाले नीतीश कुमार एनडीए में जा चुके हैं, जयंत चौधरी उधर चले गए और अभी तक खास तौर से नॉर्थ इंडिया में हिंदी पट्टी में ये सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि इंडिया अलायंस में सीट का तालमेल बंटवारा सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे इंडिया बनाम एनडीए चुनाव होगा, किस तर्ज पे होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब गठबंधन बना भी था ना, तो उस समय कोई बहुत ही फंडामेंटल इनका स्ट्रांग नहीं था। उसमें से 2-3 लोगों पे तो पहले ही क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे गठबंधन में, कल को चले तो नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने की भी ख्वाहिश थी। बाकी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के आपसी लाग डांट था। टीएमसी के लाग डांट नीतीश कुमार के साथ था, ममता बनर्जी का। कहते हैं किसी कारण से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे साहब का नाम प्रपोज कर दिया था कि नीतीश कुमार को चिढ़ाया जाए। अच्छा, नीतीश कुमार का बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी कुछ ईडी का कागज को चला गया था, उनके आस इर्द गिर्द के कुछ अधिकारियों और जो कुछ एमएलए हैं, तो उससे भी वो डर गए थे। तो ये जो सारी चीजें थी, इसके लिए कांग्रेस को पहले सोचना था। निश्चित रूप से कांग्रेस तो डटी हुई है, फाइट कर रही है। प्रॉब्लम जो इंडिया गठबंधन में जो छोटे दल थे उसकी तरफ से आ रहे हैं, रीजनल पार्टियों की तरफ से आ रहा है कि अभी तक देखिए सपा से भी जो मीटिंग्स हो रही है कोई बहुत फ्रूटफुल मीटिंग नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि जो मीटिंग हो रही है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जो नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस का बनाए हैं उसके 1-2 मीटिंगों में कोई हल नहीं निकला है कि मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। उन्होंने कुछ कैंडिडेट भी आप वालों ने घोषित कर दिए हैं। पंजाब में तो उन्होंने खैर अनाउंस ही कर दिया है कि हम सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे और चंडीगढ़ की सीट पे भी लड़ेंगे। हालांकि पंजाब में वो टैक्टिकल अलायंस इनके लिए फायदेमंद रहेगा आपको कांग्रेस के लिए, क्योंकि अलायंस वहां होने से खतरा ज्यादा है। टैक्टिकल अलायंस ना हो, टैक्टिकल अलायंस ज्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आमने सामने लड़ के सीट बांट ले। अगर ये समझौता करके सीट बांटेंगे तो निचले वर्करों में इतना ज्यादा द्वेष है दोनों के वर्करों में एक दूसरे के प्रति कि वो कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। आपके कार्यकर्ता कांग्रेसियों को देखने को पसंद नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको देखना नहीं चाहते। तो वो तो इनका वहां ठीक है, वहां सिस्टम वहां पे है कि 13 सीटों में आपस में ही लड़के बराबर बांट लेंगे। ये सारे जितना गठबंधन करके बांटेंगे उतना ही लड़के भी बांट लेंगे, उतनी ही सीटें आ जाएगी। मैन फंसा जो आपके साथ फंस रहा है वो दिल्ली में फंस रहा है। कांग्रेस कहती है कि हम दूसरे नंबर की पार्टी रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। आप कहती है कि विधानसभा का 3 चुनाव में हम लगातार जीतते रहे, एमसीडी भी जीत चुके हैं, तो हमें ज्यादा सीटें चाहिए। इसी उलझ में ऊहापोह में है और अभी तक इनका कोई रिजल्ट निकला नहीं है। तो आप अब बाकी जो उत्तर प्रदेश में है कि शायद कांग्रेस अब 20 पहले सीट मांग रही थी, अब 30 पे पहुंची हुई है, क्योंकि कांग्रेस को भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है कुछ ज्यादा ही उनको अंडर प्रेशर लेने की कोशिश कर रही है। तो जो समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी इनको 12-13 से सीटें ज्यादा देना नहीं चाहती और वो भी हारने वाली सीटें देना चाहती है कि जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस निकाल नहीं सकती वो सीटें वो कांग्रेस के मत्थे मढ़ देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है अपना परसेंटेज ऑफ वोट यूपी में देख लो पिछले 10 साल का।
कांग्रेस कहती है कि नहीं पिछली बात छोड़ो, अब अभी का देखो कि अभी हमारा कितना सपोर्ट है। तो ये सारी स्थितियों में आपस में ही लड़े जा रहे हैं। बाकी इस बीच ये भी कहते हैं कि कुछ ईडी की चिट्ठियां जो है समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को दिखा दी जाती है, तो वो फटाफट सबॉटेज करने में लग जाते हैं। जो अखिलेश यादव के आसपास जो मेन जो पार्टी के पॉलिसी डिसीजन मेकर हैं वो ईडी के निशाने पे हैं। ईडी कभी भी उनकी गर्दन दबोच सकती है। बहन जी भी ईडी के डर से परेशान घर में ही बैठ गई, वो तो कहती नहीं कि हम कोई समझौता करेंगे। तो अपोजिशन में तो एक जो इस तरह का भय है, तो वो तो अब जनता ही इनको स्वाभाविक रूप से वोट देगी, क्योंकि ये तो भयभीत हैं, ये तो लड़ ही नहीं रहे हैं कहीं भाजपा से अगर देखा जाए तो। हाँ, कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी यात्रा पे है, राहुल गांधी फाइट कर रहे हैं। बाकी अगर क्षेत्रीय दलों को देखें तो आधा लड़ता हुआ दिखते हैं, बाकी ईडी के डर से बैठ भी जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंडिया अलायंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और चूंकि बीजेपी में को मजबूत करने के लिए देश के बड़े पूंजीपति घराने 24 घंटे काम कर रहे हैं कि किसी ढंग से बीजेपी तीसरी बार आ जाए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए। और ये पक्का एकदम है कि जो बीजू जनता दल और जो बीजेपी के बीच गठबंधन है उसमें देश के कुछ पूंजीपति घरानियों की बहुत सक्रिय भूमिका है, जिनका उड़ीसा में बहुत कारोबार है, खास करके कोयला का कारोबार में है वो, और पोर्ट्स के कारोबार में है, स्टील के कारोबार में है, बॉक्साइट के कारोबार में है। और उड़ीसा का आपको पता ही है कि एक छोटे से राज्य में जहां पे सिर्फ 147 विधानसभा क्षेत्र है, 145 विधानसभा क्षेत्र है, 21 लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे नवीन पटनायक जी की पार्टी को 800 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। तो कॉर्पोरेट घरानों की कितनी मेहरबानी अपने पटनायक साहब के पास है, ये सामने दिख गया है। अब वो कॉर्पोरेट घराने ही नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में ब्रिज बन के पिछले जो 10 सालों से काम कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि वो उन्हीं का अब ये एक तरह से फैसला है कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़े। और कुछ कारपोरेट घराने आंध्र प्रदेश में भी सक्रिय हैं, जो चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को नजदीक लाना चाह रहे हैं और ला रहे हैं और ले आएंगे, लगता है, जो स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन के साथ कॉर्पोरेट भी नहीं है, उनको जो चंदा मिलता था वो चंदे के हिसाब से देख लीजिए कि कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके साथ नहीं है। कॉर्पोरेट घराने पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, और अगर इतना चंदा दे रहे हैं तो चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ जाए। तो वो भी बीजेपी के लिए 24 आवर काम कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को पावर में लाना है। तो ये बड़ी एक कठिन स्थिति है विपक्ष के लिए। साथ में ये अब नीतीश कुमार का जो आपने सारा घटनाक्रम देखा है, तो उससे तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि किस तरह से प्रेशर की टैक्टिक्स और सारी चीजों को घुमाया जा रहा है। तो इसलिए मतलब कि वैसे में ही अरविंद केजरीवाल इन सारी स्थितियों को देखते हुए बोल गए कि नरेंद्र मोदी बेशक 2024 में आ जाए। तो हमको लगता है भय भी होगा, या तो उनको लग रहा होगा, और तो ये भी लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत अंदर खाते किसी के थ्रू नेगोशिएशन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि भैया हमें छोड़ दो लोकसभा चुनाव तक, अगर 5-7 लोकसभा के हमारे मेंबर जीत के आएंगे और कुछ कमी बेसी होगी तो हम मदद कर देंगे, अगर कहीं मार्जिन पे कमी होगी तो। 400 पार वाला नारा तो कोई सच्चाई है नहीं, 400 पार तो होना नहीं। स्थिति तो यही है कि सारे जो इंडिपेंडेंट जो एनालिसिस है वो यही है कि बीजेपी को गठबंधन की सरकार में इस बार आना पड़ेगा, और ये बीजेपी का खुद का व्यवहार बता रहा है। अगर बीजेपी अपने दम पे 300 पार थी ना, और 330 पार थी, 370 अब पार 370 पार, तो अगर अपने 370 है तो क्यों ये नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के लेके आए? क्यों नीतीश कुमार की सारी शर्तों को उनको मुख्यमंत्री मान लिया अगर 370 पार ही थे? क्यों ये नवीन पटनायक के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? क्यों वो 4 जिला वाले जो नेता है जयंत चौधरी, और 4 जिलों में भी एक जाति विशेष के नेता है, जट कम्युनिटी के नेता है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन जाटों में नहीं है, उसको उनको भी क्यों लेके आ रहे हैं? फिर चंद्रबाबू नायडू के लेकर इतना क्यों भाजपा परेशान है? अगर 370 पार अपने दम पे है तो हम तो नहीं लगता कि 370 पार अगर कोई राजनीतिक दल हो तो क्षेत्रीय दलों को जाके इस तरह से समझौता करके अपने गठबंधन में लेगी। अब फारूक अब्दुल्ला की बातचीत चल रही है, सुनने में आया है। सुना है। हाँ, इतने छोटे छोटे दलों को, जो 5 जिले 4 जिलों के जो नेता हैं, अगर उनको आप अपने गठबंधन में लाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अब की बार 370 पार का नारा तो आप जनता को मुगालते में रखने के लिए दे रहे हैं। सच्चाई तो है कि अब की बार 200 पार भी मुश्किल है, तभी अटल जी की तरह एनडीए बनाने की बातचीत चल रही है। तो अटल जी की तरह एनडीए बनाने की जो बातचीत चल रही है, अब उसमें है कि इन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहते होंगे, ये एक लाइन बोल के कि देखो 5-7 एमपी तो हम भी जिता के लाएंगे, चाहे पंजाब से लेके आए चाहे दिल्ली से लेके आए, दिल्ली से भी 1-2 जीत सकते हैं, 5-7 पंजाब से भी जीत सकते हैं। वैसे में देखिए जी, अगर आपको 370 तो पार नहीं होइएगा, जब 270 से नीचे आइएगा तो हम उस समय आपके लिए संकट मोचक बन जाएंगे।
तो ये और स्थिति हो। एक अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो 370 पार और 400 पार का नारा है, वो क्या एक आंतरिक डर है उसकी वजह से, और उसको ढकपोत करने के लिए क्षेत्रीय दलों को, छोटे-छोटे दलों को मिलाया जा रहा है। कारण ये है कि ईवीएम के खिलाफ भी बहुत जबरदस्त लोग मोर्चा खोले हुए। तो देखिए क्या सर, उसमें जस्टिस तमाम तमाम ईवीएम मैनेजमेंट के बाद भी 2-3 चीजों को आप एनालाइज कीजिए माइक्रो लेवल पे 2019 के पार्लियामेंट में, कि आप ईवीएम भी मैनेज करते हो, मान के चलिए। अगर मैं फिलहाल अभी इस पे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि ईवीएम मैनेज होता है कि नहीं होता है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर होता भी है ईवीएम मैनेज, तो आपको वोट पड़ा 22 करोड़, और आप जो है 37% पॉपुलर वोट आपके पास है ईवीएम मैनेजमेंट के बाद भी, और आप 7 राज्यों में 200, 220, 30 सीटें जीत रहे हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार राज्य है आपके, कर्नाटक में था। बाकी जो है आपका जो इतना पॉपुलैरिटी थी आपकी, तो आपने कोस्टल स्टेट जो है, उड़ीसा में आप नहीं आ पाए बहुत ढंग से, 8 सीटें जीत पाए मात्र। चलिए उड़ीसा में ठीक परफॉर्मेंस था, बंगाल में भी पिछली बार थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस था, तमिलनाडु में आप नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, केरल में नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में जो है कांग्रेस के लोगों को साथ लेके, उनको लेके आप आगे निकलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस समय भी जब आप टॉप पे थे, तब भी आपका जो व्यापक जनाधार 7-8 राज्यों में मिला है, और 38% वोट आपको मिला है। 64-65 करोड़ की पोलिंग हुई है, और उसमें से 22 करोड़ वोट आपको मिला है, 11-12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला है। मेरा ये मानना है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद आप अगर इतना जीत रहे हैं, तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है, उस समय भी कॉन्फिडेंस जो था, आपने एक साइकोलॉजिकल वारफेयर किया कि आप भयंकर 37% की कोई बात नहीं करता पॉपुलर वोट का। देश में 100 रुपया में से 37 रुपया आपको मिल रहा है, 100 वोट में से 37 वोट मिल रहा है। अभी भी 63 वोट आपके अगेंस्ट है, लेकिन परसेप्शन ऐसा बनाया कि मोदी इतने पॉपुलर हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनकी पॉपुलरिटी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उन राज्यों में आपको वोट कितना मिला जो दक्षिण के राज्य हैं? तो ये मेरा मानना है कि ये भी साइकोलॉजिकल वार है। अब की बार 400 पार, 370 पार, ये जो नारा है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, अपोजिशन को डराने के लिए, विरोधी वोटों को कंफ्यूज करने के लिए, जो एंटी बीजेपी वोट है, इस सारे वोटों को कंफ्यूज करने के लिए एक ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। जमीन पे इनको निश्चित रूप से ये सूचना है कि ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। चरण सिंह को एकाएक इनको चरण सिंह याद आ गए। अटल जी को चरण सिंह नहीं याद आए थे। अटल जी थे 5 साल, फिर 5 साल क्या हो, फिर बाकी भी रहे, 13 महीने भी रहे, 5 साल रहे, 10 साल प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहे। लेकिन ये 15 साल में तो चरण सिंह याद नहीं आए। कर्पूरी ठाकुर तो बहुत पुराने नेता थे, अटल जी ने कर्पूरी ठाकुर को कभी याद नहीं किया, और ना नरेंद्र मोदी जी भी 10 साल तक याद नहीं किए, एकाएक याद कर दिए जब चुनाव आ गया। तो उन्हें 2019 में भी याद नहीं किया, 2014 में तो दे नहीं सकते थे क्योंकि उस समय वो पावर में थे नहीं, लेकिन 2019 में भी उनको याद नहीं किया। 2024 में एकदम मार्च से पहले एकाएक कर्पूरी ठाकुर उनको याद आ गया, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हो गया था। तो चरण सिंह आपको याद आ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं, और कल को जो मतलब कि एक आशंका है कि आपको एनटीआर भी याद आ जाएंगे। वो भी 15 साल में आपको याद नहीं आया एनटीआर, वो तो आपके गठबंधन में भी रहे हैं पहले, चंद्रबाबू नायडू साहब। नवीन पटनायक भी पहले आपके गठबंधन में रहे हैं, लेकिन बीजू पटनायक तो आपको याद आने है 10 सालों में। अब बीजू पटनायक 24 का चुनाव भारत रत्न के नाम पे लड़ा जाएगा नहीं? भारत रत्न तो खूब बट रहा है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि कितना तेजी से बांटा जा रहा है। और तुरंत उसके बाद क्या होता है कि भारत रत्न जैसे ही बढ़ते हैं, उनके जो दल के नेता है थैंक्स करते हैं, उसके बाद ज्वाइंट रैली होती है। यही बताया जा रहा है कि भारत रत्न की घोषणा होगी, फिर नवीन पटनायक थैंक्स करेंगे केंद्र सरकार को, उसके बाद कोई उड़ीसा में इनकी ज्वाइंट रैली होगी, और उसमें गठबंधन की घोषणा हो जाएगी कि हम एनडीए फोल्ड में है। और ये शायद जाके मार्च के फर्स्ट वीक से लेके 15 मार्च के बीच करेंगे, ताकि एकाएक पूरे देश में जब चुनावी माहौल शुरू हो तो एकाएक हल्ला बोल हो जाए एनडीए की तरफ से। देखिए पूरे देश भर में एनडीए की पॉपुलरिटी, नवीन जी अभी आ गए, चंद्रबाबू नायडू जी भी आ गए, कांग्रेस के तमाम लोग आ ही रहे हैं भाग भाग के, तो विपक्ष है कहां? ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होगा।
अब इस बार फेयर से निपटने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्षेत्रीय दलों की क्या तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी में कहा है कि अभी किसको देंगे, वहां पर भारत रत्न वहां दे नहीं सकते, ममता बनर्जी को कोई है नहीं, सब वेस्ट बंगाल में लीडर जिसको ममता बनर्जी को ही दे दिया जाए, क्या दिक्कत? कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी जी को क्या नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी जी दिल्ली के नेता थे, ड्राइंग रूम नेता थे, वेस्ट बंगाल में जमीन पे कभी कामरेडों से इन्होंने फाइट नहीं किया। कांग्रेस के वर्करों के साथ आज तक प्रणब मुखर्जी नहीं जाके खड़े हुए, सिवाय दिल्ली में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उनके पिताजी क्या नाम है वो जो थे, धीरू भाई, उनको मदद करने के अलावा, उन्होंने कारपोरेट की मदद करने के अलावा प्रणब मुखर्जी ने क्या जमीन पे काम किया इस देश में, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या काम किया। लेकिन आज उनकी बेटी को भी बहुत परेशानी है कांग्रेस से। अब खुद ही अपने दिल में पूछें कि प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस के लिए आज तक क्या किया और कांग्रेस ने उनको क्या दिया। अगर वो कांग्रेस को आज अगर आलोचना कर रही है तो इस बात को पूछें कि अगर प्रणब मुखर्जी इतना ही मजबूत कांग्रेसी होते तो ममता बनर्जी पार्टी छोड़कर क्यों जाती है, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ के अपने आप को मजबूत कर लिया। वेस्ट बंगाल के यही बड़े नेता थे ना, अशोक सेन होते थे, प्रणब मुखर्जी होते थे, सिद्धार्थ शंकर राय होते थे, यही गिने चुने कांग्रेस के टॉप लीडर्स में नाम आता था उस समय वेस्ट बंगाल के। लेकिन कामरेडों से जमीन पे तो कोई नहीं लड़ पाया जाके वहां पे। और कांग्रेस जो आई भी अगर पावर में, तो वो कांग्रेस का जो ब्रेक किया हुआ जो धड़ा था, उसने अलग पार्टी बना ली टीएमसी, और उसने सत्ता में कामरेडों को बेदखल कर दिया। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी का जो पिछले 5-7 दिन से मैं बयान देख रहा हूं, तो मैं हैरान हूं। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चलिए ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि राहुल अपने बल पे शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? शर्मिष्ठा मुखर्जी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। शर्मिष्ठा मुखर्जी के पिताजी भी लोकसभा चुनाव जीत बहुत दिन बाद लड़े कांग्रेस की राजनीति करते हुए जंगीपुर से। उससे पहले हिम्मत नहीं होती थी कि वेस्ट बंगाल में जाके चुनाव लड़ लें, जो उनके पिताजी थे प्रणब मुखर्जी। चलिए, मतलब कि सत्ता के लिए और आप मतलब कि आइडियोलॉजिकल जो वो है। अब राहुल गांधी को लेकर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं था, राहुल गांधी को एम नहीं पता था, पीएम नहीं पता था इनके ऑफिस वालों को, अब राहुल गांधी देश को रूल करना चाहता है। जैसा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी अपने पिताजी के किताबों का हवाला से जिक्र करते हैं कि उनके पिताजी उनसे हमसे ये बोलती थी, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में कहीं कुछ लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये पूछा जाए कि मुझे ये पूछा जाए कि राहुल गांधी कुछ नहीं आता था, अगर देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी को क्या आता था इस देश के अंदर। मतलब कि प्रणब मुखर्जी के ऐसे क्या गुण थे कि इंदिरा जी ने उनको अपने कैबिनेट में बहुत लंबे टाइम रखा। 74-75 से इंदिरा जी की कैबिनेट में थे, और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और कैपेबल लोग कांग्रेस में थे। उसके बजाय उन्होंने इंदिरा जी को, प्रणब मुखर्जी को उन्होंने अपने साथ लगाया था, इंदिरा जी ने प्रणब मुखर्जी को। तो मतलब कि इस तरह की बातें बोलते हुए थोड़ा मतलब कि वो रखना चाहिए। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के दिल में बड़ा चोट है कि प्राइम मिनिस्टर में बनते रह गया, मनमोहन सिंह की जगह मैं प्राइम मिनिस्टर बनता, जैसे शरद पवार को था कि नरसिंह राव की जगह मैं बनता। शरद पवार पार्टी छोड़ गए, एनसीपी बना लिया, वैसे ही इनको भी था, प्रणब मुखर्जी को भी था कि हमको मनमोहन सिंह की जगह बनाते हैं, हमारे अंडर में जिसने काम किया, क्लर्की करी, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये उनको कुंदक थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको भी बहुत कांग्रेस ने दिया। राष्ट्रपति का उम्मीदवार तो उनको कांग्रेस ने ही शायद बनाया था, प्रणब मुखर्जी को। तो फिर प्रधानमंत्री ने बनाया, आपको राष्ट्रपति तो बना दिया। चलिए, कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेताओं को बड़े बड़े पद दिए गए जिनका मास बेस जो है 0 था, और यही कांग्रेस के पराजय की सबसे बड़ी वजह है। कांग्रेस का जो डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह यही है कि उसमें कम्युनिटी लीडर्स नहीं है, मास लीडर्स नहीं है। इंदिरा गांधी के जमाने में, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बड़े बड़े मास लीडर हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के बाद पोस्ट इंदिरा गांधी पीरियड में ये धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। क्या 2024 का चुनाव भारत रत्न के नाम पर लड़ा जाएगा, और इंडिया कैसे करेगा मुकाबला एनडीए का, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आप सबका, आप देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया संजीव, थैंक यू। नमस्कार सर।